अच्छा जी, हम लोग स्टार्ट करें। स्वीट बेकर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमने कैलकुलेट करना है करेक्ट हेड ऑफ इनकम के अंदर उसकी टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी। अच्छा जी, हमारे पास सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेबल। ये हम कैलकुलेट करें जी। टैक्स ईयर है हमारे पास 2023 है, लेकिन हम इसमें जो रेट्स का अभी अप्लाई करेंगे वो हम 2024 के हिसाब से अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास टैक्स ईयर 30 जून 2023 है, लेकिन रूल जो भी हम अप्लाई करें वो 2024 के लेटेस्ट वाले रूल्स हैं, हम वो अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, आप लोग जल्दी से मुझे बताएं कि हमारा जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो क्या है। ये जो बिजनेस है, इंडिविजुअल है, यूपी है, कंपनी है, मुझे जल्दी से बताओ कि इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। ये जो क्वेश्चन मैं करवाना चाह रहा था 2023 का, ये मैं करवाने की वजह ये थी कि इसका रेजिडेंशियल स्टेटस आप लोग जल्दी से मुझे बताओ। जो आपके पास क्वेश्चन है ऑटम 2023 का, ये एओपी है, पार्टनरशिप है, इसलिए मैं इसका क्वेश्चन ही कराना चाहा था, क्योंकि आप लोगों को पार्टनरशिप के क्वेश्चन की एक और मजीद प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ इसमें बिजनेस का जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि आपने लेकिन कैलकुलेट तो हमने इसमें सिर्फ बिजनेस का पोर्शन ही करना है। उसने हमें ये नहीं कहा कि किसी आप पार्टनर का भी कैलकुलेट करो, लेकिन स्टिल ये आप काम करोगे तो उसके बाद मैं आपको एक इसमें एडिशनल रिक्वायरमेंट दूंगा कि आपने खुद से घर से सॉल्व करनी है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस है हमारे पास रेजिडेंट एओपी। रेजिडेंट एओपी है और ठीक हो गया। और हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा जी, आप लोग जल्दी से इसका एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन आप लोगों ने रीड आउट कर लिए। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर इनकम फ्रॉम बिजनेस है, और हमारे पास कह रहा है स्वीट बेकर्स इज अ बेकरी ओन्ड बाय मरियम एंड हर टू ब्रदर्स एहसान एंड गुलाम। ये तीन लोग हैं
पार्टनरशिप स्टाइल में काम कर रहे हैं, ये प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशो ऑफ 60:20:20। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि उसके पास 3 रिटेल आउटलेट्स हैं, कराची के अंदर है, और इसकी एग्रीकल्चर लैंड भी है। याद रखना कि जो भी एग्रीकल्चर लैंड या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से कोई भी इनकम जनरेट की जाती है वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। जो एग्रीकल्चर लैंड है वो रेंटेड है टू अ चिकन फार्मर। कोई भी एग्रीकल्चर लैंड जिस भी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है, अगर कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर लैंड है, उससे कमाएगी, जो भी इनकम होगी वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स हुआ करेगी। अच्छा जी, एसपी इज अ रजिस्टर्ड विद सेल टैक्स अथॉरिटीज एज टायर 1 रिटेलर। टायर 1 रिटेलर हमने सेल टैक्स में पढ़ा था कि रजिस्टर होना जरूरी है। ठीक हो गया। तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ एसपी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023। क्वेश्चन में हमारे पास दी है नेट सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ब्ला ब्ला ब्ला। हमारे काम की इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करेंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस का क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा? जल्दी से मुझे बताओ, इनकम फ्रॉम बिजनेस का जो क्वेश्चन है वो कहां से स्टार्ट होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस का क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर लॉस दिया हुआ है तो लॉस बिफोर टैक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरे पास दिया हुआ है रुपीज, मेरे पास दिए हुए हैं इन मिलियन, लेकिन मैं यहाँ पे फुल वैल्यू में ही लिखूंगा। 77 मिलियन का मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है। अच्छा जी, क्वेश्चन में उसके बाद दे रहा है नेट सेल्स इंक्लूड रेंटल इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द चिकन फार्मर। हमने कहा था कि ये जो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, इसके अंदर हम कुछ चीजों को ऐड बैक करेंगे और हम इसमें से कुछ चीजों को लेस भी करेंगे। अच्छा, जो हमने चीजें ऐड बैक और लेस करनी है, अब देखते हैं। इनकम को आप हमेशा लेस करोगे अगर उसको शामिल नहीं होना चाहिए था। एग्जाम्प्ट इनकम भी लेस होती है। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो शामिल नहीं होने थे, उनको भी आप एडजस्ट करोगे। तो सबसे पहले दे रहा है नेट सेल्स इंक्लूड रेंटल रिसीव्ड फ्रॉम अ चिकन फार्मर एज डिटेल बिलो। जो मंथली रेंट है आपका, वो मंथली रेंट आया है ₹0.5 मिलियन। 0.5 मिलियन का आपके पास मंथली रेंट है। जल्दी से बताओ कि मुझे इसका क्या करना है। और उसके साथ साथ इसके अंदर दूसरी चीज भी शामिल है, सप्लाई ऑफ 120 पेटीज ऑफ एग्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एवरी मंथ। और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 7200,000 है, और 7200 है पर पेटी। और एस बी कंज्यूम दीज एग्स in the production of various bakery items but are not accounted for in the above mentioned cost of sales। दो इंफॉर्मेशन दे दी, दो बातें यहां पे उसने कर दी। अब वो जो पहली बात उसने की है, पहली बात वो कह रहा है कि पहली तो बात है उसको मंथली रेंट आ रहा है। मंथली रेंट का क्या करें? राफे कह रहे हैं जी लेस करें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लेके जाएं। ठीक है, उसको मैं लेस करूंगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लेके जाएं या ना लेके जाएं, पहले तो मुझे इसका जवाब दो। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अगर हम लेके भी जाते हैं तो ठीक है, वो टोटल इनकम में तो शामिल होगा, लेकिन उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा। फिर आप जब आप टोटल इनकम कैलकुलेट करोगे तो उसमें से आप लेस कर दिया करोगे एग्जाम्प्ट इनकम। तो सबसे पहली बात है कि ये जो सेल्स के अंदर मंथली रेंट शामिल है उसे मैं एक्सक्लूड करूंगा। एक्सक्लूड करने का मतलब है यहां से आप लिख दोगे मंथली रेंट। अब ये जो मंथली रेंट आपने रिसीव किया है, ये है 0.5 मिलियन पर मंथ इंटू 12 मंथ आप करोगे। तो जो आपके पास फिगर आएगी, ये आपके पास 6 मिलियन की फिगर है, ये आप अपनी इनकम में से लेस कर दोगे। ये आपके पास इनकम नहीं है। अब मेरा दूसरा सवाल है कि आपने इसमें से सप्लाई की है, आपने 120 पेटीज ऑफ एग सप्लाई किए। और सप्लाई किसको किया आपने? अपने ही बिजनेस के मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में आपने सप्लाई किए और उसको एज आपने रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया और उनकी मार्केट वैल्यू दी है, और ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में भी शामिल नहीं है। अब मुझे बताओ कि इसका क्या करना है। पहली तो बात है कि इसको आपने अपनी सेल में से रिमूव करना है। ये आपकी सेल्स नहीं है। जब आप अपने आप को चीज बेच रहे हो तो ये आपके पास सेल नहीं है, ये आपने अपने इस्तेमाल में लेके आ रहे हो। हाँ, लेकिन कोई भी चीज जो आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है अपने बिजनेस यूज में लेके आते हो एज अ रॉ मटेरियल, तो आपने उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को
अपने पास एज अ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ट्रीट करना होता है, ये इसकी आपको कॉस्ट की डिडक्शन अलाउ है। फ्री मार्केट वैल्यू उसके पास आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ट्रीट होगी, लेकिन जो सप्लाई हो रही है 120 पेटीज की, उसको आप यहाँ पे शामिल नहीं करोगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसके ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि ये क्या बात हुई। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि इसमें हमने करना क्या है। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, मैं जिस सेल्स इंक्लूड है ना, इसका मतलब है सेल्स में ये शामिल है, तो जिस तरह सेल्स में ये चीज शामिल है, इसी तरह मैं यहाँ से लेस करूंगा सप्लाई ऑफ पेटीज ऑफ एक्स। ये आपकी सेल नहीं है। कितनी सप्लाई की आपने? 120 सप्लाई की है, और ये हर महीने की है, इनटू 12 मंथ। और ये एक पेटी जो थी वो ₹7200 की थी। मुझे जल्दी से इसकी टोटल वैल्यू बता दो। तो सप्लाई इंक्लूड्स यानी नेट सेल्स इंक्लूड दो चीजें शामिल थी, एक मंथली पेमेंट, दूसरा आपने जो सप्लाई ऑफ एक्स की पेटीज की है। तो इसको तो अब पहले आप सेल से लेस कर दोगे, ये आपकी सेल्स इनकम नहीं है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर मैं आता हूँ, ये आएगी 10368 000, 10368 000। पहली बात है, इसको आप अपने पास सेल में से लेस करो यानी प्रॉफिट से कम कर रहे हो। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इंक्लूड होना चाहिए था। जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आप यूज करते हो अपने बिजनेस में एज अ रॉ मटेरियल, तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट बनेगा और एट फेयर मार्केट प्राइस बनेगा। अगर यहाँ पे बात ना लिखी होती कि ये जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, बट दे आर नॉट अकाउंटेड फॉर इन द अबव मेंशन कॉस्ट ऑफ सेल, तो इसका मतलब है अगर ये बात ना लिखी होती तो मैं अज्यूम करता ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में शामिल है और इसको शामिल होना चाहिए था। अब अगर ये शामिल नहीं है तो मुझे इसको शामिल करना है, ये मेरी कॉस्ट है। अब अगर ये मेरी कॉस्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉस्ट है वो भी प्रॉफिट को कम करेगी। अगर ये कॉस्ट है जो प्रॉफिट को कम करेगी, तो मुझे इसको दोबारा से लेस करना चाहिए। ये जो चीज है ये स्टूडेंट उसके ऊपर तंग होता है कि इसको हम दोबारा से क्यों लेस कर रहे हैं। एक मैं सेल में से एडजस्टमेंट कर रहा हूं, दूसरी मैं इसकी जो कॉस्ट है वो रिकॉर्ड कर रहा हूं जो कि कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं हुई। तो मैं इसको दोबारा से लेस करूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट इस चीज के ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि सर ये आप दोबारा से क्यों लेस कर रहे हैं। अगर किसी को ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनीवन, अगर किसी को इस पॉइंट के अंदर मसला है। पहले राफी मुझे बताओ मसला क्या है। ये नहीं कि बस रिपीट कर दे, मैं कैसेट प्लेयर थोड़ी हूँ कि बटन दबाया रिपीट हो गया। मुझे मसला बताओ, मसला क्या है, पहले उस हिसाब से रिपीट करूंगा कि क्या चीज समझ नहीं आई। मुझे वो चीज बताओ जो समझ नहीं आ रही। डबल डिडक्शन। क्वेश्चन में आपके पास रूल लिखा हुआ है, कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए आप लैंड एग्रीकल्चर चीज इस्तेमाल करते हो, उससे कोई भी इनकम जनरेट करते हो, वो इनकम का पार्ट नहीं है, ठीक है, समझ आ गई। रेंटल इनकम हमने लेस कर दी। क्वेश्चन में कह रहा है कि नेट सेल्स इंक्लूड सप्लाई ऑफ पेटीज। आपकी चिकन फार्म था, उस चिकन फार्म से आपने एग्स आए, तो ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम है, ये जो आपके पास आई है ये एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, बिजनेस की इनकम नहीं है, इसको आपने बिजनेस इनकम में से रिमूव करना था। हमने इसको बिजनेस इनकम से रिमूव कर दिया, बात खत्म हो जाती थी यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन में साथ ही लिखा हुआ है कि कोई भी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो आप अपने बिजनेस एक्टिविटी में एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हो, उसे आप अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में रिकॉर्ड करोगे, आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो हुआ ये, जी बिल्कुल, फॉर्म की सेल्स थी जो हमने बेकरी में डाली हुई थी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेट सेल्स इंक्लूड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास उसकी सेल्स की फिगर में एक चीज शामिल हो गई है। तो इस वजह से हमने क्या काम किया, पहले तो बात है उसको सेल में से रिमूव किया। जब सेल में से रिमूव कर लिया तो उसके बाद दूसरा काम क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शामिल होना चाहिए था। और क्वेश्चन की जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, बट दे आर नॉट अकाउंटेड फॉर इन द अबव मेंशन्ड कॉस्ट ऑफ सेल, जब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ये अबव मेंशन्ड कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल नहीं थी, तो फिर इसका मतलब है कि इसकी कॉस्ट की डिडक्शन अलाउ है।
अगर वो शामिल नहीं है, अगर ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे शामिल होता तो मेरा प्रॉफिट मजीद कम होता, इस वजह से इसको मैंने लेस किया है। तो ये वजह थी इसको दो दफा लेस करने की। एक बार मैं सेल में से रिमूव कर रहा हूँ, दूसरी बार मैं इसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अकाउंट फॉर कर रहा हूँ। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिकॉर्ड करोगे तो प्रॉफिट आपका ऑब्वियस सी बात है कम ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जी। सेकंड पॉइंट है, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है जी कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस। अब हमने देखना है कि जो खर्चा है जो मेरे प्रॉफिट से माइनस हुआ है, कि ठीक माइनस हुआ है कि नहीं माइनस हुआ। अगर तो ये ठीक माइनस हुआ है तो कोई मसला नहीं, कुछ भी नहीं करना। अगर ठीक माइनस नहीं हुआ तो इन खर्चों को अब मैं ऐड बैक करूंगा। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो इनकम होती है उसमें से अगर कोई इनकम ऐसी है जो गलत शामिल है, नहीं होनी चाहिए, तो उसको आप लेस करोगे। कोई खर्चा ऐसा है जो गलत शामिल हुआ है तो ऐड बैक होगा। बच्चे लिशबा यही बता रहा हूँ कि रेंटल जो आपकी इनकम है ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है। जो रेंटल इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लिखी जाती है। तो आपने बिजनेस इनकम में अपनी सेल्स में रेंटल इनकम शामिल की हुई है। तो रेंटल इनकम क्या बिजनेस इनकम हो जाएगी? हमारा तो रेंटल का बिजनेस नहीं है, हमारा तो एक बेकरी है। तो उसकी जो रेंटल इनकम आ रही है बेकरी की, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगी, वो बिजनेस इनकम नहीं है। इस वजह से मैंने उसको अपने पास यहाँ से रिमूव किया। ठीक हो गया? क्लियर है ये वाला पॉइंट? जल्दी से मुझे कंफर्म करो ये पॉइंट क्लियर है, फिर मैं आगे मूव करूँ। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड कह रहा है परचेज ऑफ वेरियस रॉ मटेरियल वर्थ ₹24 million ऑन विच नो विदहोल्डिंग टैक्स वाज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट एस बी मेड टोटल परचेज ऑफ 200 million ड्यूरिंग द ईयर। अब मेरे पास टोटल परचेज ऑफ वेरियस रॉ मटेरियल है जो कि 24 मिलियन का है, उसके ऊपर हमने विदहोल्डिंग टैक्स कैलकुलेट नहीं किया हुआ। जबकि टोटल जो परचेजेस थी वो हमारे पास 200 मिलियन की है। अब मुझे जल्दी से बताओ कि इसका हमने क्या करना है। हम 24 मिलियन का 20% कैलकुलेट करें, या हम 2 मिलियन का 20, उसका हम कैलकुलेट करें 200 मिलियन का। तो जी 24 मिलियन के ऊपर आप क्या कैलकुलेट करोगे? 24 मिलियन के ऊपर आपने कैलकुलेट करना है 20% ऑफ द टैक्स। तो मेरे पास, और ये आप ऐड बैक करोगे। और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारे पास जिस एक्सपेंस के ऊपर हमें टैक्स डिडक्शन करनी चाहिए, तो उसके ऊपर अगर हमने टैक्स डिडक्शन नहीं की तो रूल ये होता है कि वो पूरा का पूरा एक्सपेंस डिस अलाउ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे रूल क्या था, यहाँ पे इशू ये था कि वो ये कहता है कि अगर ये परचेज ऑफ गुड्स है, सप्लायर की आपके पास गुड्स थी, उसके ऊपर आपका टैक्स था जो आपने कैलकुलेट नहीं किया, तो सिर्फ 20% आप ऐड बैक करोगे। तो यहाँ पे हम ऐड बैक कर देते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 24 मिलियन का 20%। जल्दी से बताओ जी कितना आ रहा है 24 मिलियन का 20%? फिगर बताओ जल्दी से जी। बाकी हुआ हुआ है, बाकी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो बाकी 200 - 24 आप ये कर रहे हो उसकी तो जरूरत ही नहीं है। वो कह रहा है सिर्फ 24 मिलियन की अमाउंट ऐसी है जिसके ऊपर हमने टैक्स डिडक्ट नहीं किया हुआ। तो ये 4.8 मिलियन है। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4800,000, ये हमने एड बैक कर दिया। नेक्स्ट वो कह रहा है कि आपने परचेज ऑफ मिल्क पाउडर वर्थ ₹10 million ऑफ विच 10% इज डिलीवर्ड टू द होम्स ऑफ द 3 पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज। पार्टनर्स के घरों में आपने 10 मिलियन का मिल्क पाउडर भिजवा दिया। पता नहीं वो क्या करते हैं इस मिल्क पाउडर का, 10 मिलियन रुपए का। नहीं, अच्छा सॉरी, 10%, ₹1 million का। 1 मिलियन भी ठीक ठाक है, 10 लाख रुपए का आपने उनके घरों में मिल्क पाउडर भिजवा दिया। वाह, इस तरह के पार्टनर्स मुझे चाहिए। तो कोई भी बिजनेस का खर्चा जो आपके बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, कोई भी ऐसा खर्चा जो पर्सनल यूज में जा रहा है ओनर्स के, उसकी डिडक्शन अलाउ नहीं है। तो इसमें से जो 1 मिलियन की है उसको आप ऐड बैक करोगे, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिख देते हो, ये क्या हो रहा है जी, ये मिल्क पाउडर है और पर्सनल यूज। और अमाउंट है 10% डिलीवर्ड टू होम्स ऑफ 3 पार्टनर फॉर देयर पर्सन। तो ये 10% बनेगा, 10% ऑफ 10 मिलियन। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 मिलियन, इसको आप ऐड बैक कर दोगे।
अच्छा जी, नेक्स्ट है सैलरीज ऑफ 8.2 मिलियन की सैलरीज है ₹6, ₹4.8 मिलियन और 8.2 मिलियन। ये तीन जो अमाउंट है सैलरीज की, ये पार्टनर्स को दी जा रही है। ये भी वही बात है, एनी अमाउंट पेबल टू द पार्टनर इज नॉट एन एक्सपेंस। ये प्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। तो टैक्स अथॉरिटीज इसको बिजनेस का एक्सपेंस नहीं मानते, इसको भी हम लोग ऐड बैक करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैलरी टू पार्टनर्स, और मैं दोनों तीनों तनख्वाहों को ऐड अप करके लिख देता हूँ 8.2 प्लस 6 प्लस 4.8। टोटल कितना हो गया जी? 19 मिलियन। अच्छा जी, 19 मिलियन को आपने यहाँ पे एड बैक कर दिया। उसके बाद क्या हो रहा है जी? परचेज ऑफ अ न्यू बेकरी प्लांट वर्थ ₹15 मिलियन। बेकरी का प्लांट और न्यू प्लांट खरीदा जा रहा है। न्यू प्लांट खरीदा जा रहा है, इसकी जल्दी से मुझे टैक्स ट्रीटमेंट बताओ कि जो न्यू प्लांट है ये क्या है, क्या करना है? एड बैक तो इसको करेंगे। क्यों एड बैक करेंगे इसको हम लोग? बेकरी प्लांट क्यों एड बैक होगा, जल्दी से बताओ। क्योंकि ये आपके पास एक टेंजिबल एसेट है, और जो टेंजिबल एसेट है उसके अगेंस्ट आपको सबसे पहले डिप्रिसिएशन की डिडक्शन अलाउ होती है। लेकिन अगर वो जो एसेट है वो प्लांट एंड मशीनरी है जो कि बिजनेस में प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और अगर वो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम यूज किया जा रहा है, तो उसके ऊपर आपको इनिशियल अलाउंस भी मिलेगा। तो इसके ऊपर हम इनिशियल अलाउंस की डिडक्शन क्लेम करेंगे, इसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन की डिडक्शन क्लेम करेंगे। और ये बिजनेस का एक एसेट है, ये एक्सपेंस नहीं है, तो इसलिए इसको ऐड बैक करें। तो यहाँ पे हम बेकरी प्लांट की फुल वैल्यू ऐड करेंगे। बेकरी प्लांट अमाउंट है आपके पास 15 मिलियन, ये एक तो ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे इसकी हमें डिप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस है। तो पहले इनिशियल अलाउंस लेस करें या डिप्रिसिएशन पहले लेस कर दें? पहले क्या करेंगे? इनिशियल अलाउंस कहता है 25% ऑफ द कॉस्ट, और डिप्रिसिएशन के बारे में रूल क्या है? 15% ऑफ द रिटर्न डाउन वैल्यू। तो इसका मतलब है पहले इनिशियल अलाउंस होगा। तो यहाँ पे हम इनिशियल अलाउंस है प्लांट के ऊपर 25% ऑफ 15 मिलियन। बताएं जी कितनी अमाउंट आ रही है? ये 3.75 मिलियन आ रही है। और उसके बाद ये टैक्स डेप्रिसिएशन है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली बात है, इसके ऊपर हमने चार्ज इसलिए नहीं की होगी क्योंकि इसको हमने एसेट रिकॉर्ड नहीं किया, हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, तो मुझे इसकी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है। टैक्स डेप्रिसिएशन है जी आपके ऊपर प्लांट के ऊपर, और वो प्लांट की टैक्स डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 15%। 15% किसका? रिटर्न ऑन वैल्यू का। रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी है इसकी? मुझे पहले रिटर्न ऑन वैल्यू बताओ। वो है इसकी 1125,000। ये वैल्यू मैंने ठीक लिखी है? वैल्यू में कुछ एक आध जीरो प्लस माइनस मेरा ऊपर नीचे हो गया है। 15 मिलियन में से 3.7 माइनस करो तो ये कितना बनता है? 11,250। और डिप्रिसिएशन आएगी 16,87,500। ये मेरे पास इसकी टैक्स डिप्रिसिएशन आ जाती है। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का पॉइंट जो था ये मेरे पास कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट है जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं जी। ये भी एक्सपेंसेस है बिजनेस के, देखना है कि ये जो एक्सपेंसेस हैं ये ठीक आपने एडजस्ट किए कि नहीं किए हुए। और लिखा हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, गुलाम फातिमा की फिगर आ रही है 9562500। ये जरा डिप्रिसिएशन की फिगर जरा देख लो दोबारा से, डिप्रिसिएशन की फिगर क्या आ रही है? बच्चे गुलाम फातिमा आप अपनी डिप्रिसिएशन की वैल्यू देख लो, ये जो हमारे पास लिखी है वो ठीक लिखी हुई है। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, क्या जी इंक्लूड कर रहा है? परचेज ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मशीन वर्थ ₹0.5 मिलियन विच वर इंस्टॉल्ड ऑन 1 जनवरी एंड इन ऑल आउटलेट्स टू इंटीग्रेट एफबीआर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम ऑफ रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ सेल्स। जल्दी से मुझे बताएं कि ये जो आपने पॉइंट ऑफ सेल मशीनें इंस्टॉल की हैं, इन पॉइंट ऑफ सेल मशीनों का हमने क्या करना है? ये जो पॉइंट ऑफ सेल मशीनें हैं क्या ये आपका बिजनेस का एक्सपेंस है?
ये तो आपका एक एसेट है। हाँ, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती पॉइंट ऑफ सेल मशीन के ऊपर, लेकिन ये आपका बिजनेस का एक एसेट है। तो आप क्या करोगे कि इसको अपने पास एक्सपेंसिव प्रॉफिट में एड बैक करोगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट ऑफ सेल मशीन। कितनी मशीन है जी? कहाँ पे गई मशीन है? हाँ, ये थी आपके पास वर्थ 0.4 मिलियन। तो 4 मिलियन का मतलब है 4 लाख, 0.4 मिलियन है। इसको आपने एड बैक कर दिया, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन की डिडक्शन अलाउ नहीं है। उसके बाद कह रहा है जी पेमेंट की है आपने 5.5 मिलियन की ऑन 1 जनवरी 2023 को। ठीक है जी, पेमेंट किस चीज की है? टू एन आईटी कंपनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एप्लीकेशन टू फैसिलिटेट। अच्छा जी, टू फैसिलिटेट ऑनलाइन ऑर्डर्स। अच्छा जी, फ्रॉम कस्टमर्स। तो इसका मतलब है ये तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, ये तो इंटेंजिबल एसेट है। आपने एक आईटी कंपनी को एक एप्लीकेशन बनाने के लिए दी ताकि वो आपके ऑनलाइन कस्टमर्स के ऑर्डर्स फुलफिल कर सके, और ये अवेलेबल फॉर यूज थी 1 अक्टूबर 2023 से। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये अवेलेबल फॉर यूज होगी 1 अक्टूबर 2023 से, तो क्या ये इंटेंजिबल एसेट मेरे पास अवेलेबल फॉर यूज हो चुका है या नहीं हुआ? क्या इसके ऊपर, क्या ये एसेट अवेलेबल फॉर यूज है या नहीं है? अच्छा बच्ची, ये जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा पीओएस वाला अगर क्वेश्चन आप देखते हो, इसका सोल्यूशन वो आप बुक में देखते हो, तो बुक में बताया हुआ है कि जो भी आप पीओएस सिस्टम परचेज करते हो, तो आपको इसका एक टैक्स क्रेडिट मिलता है। वो गैस 5,000 रुपया पर मशीन मिलता है आपको। ये आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है जो पीओएस सिस्टम की हमने चार्ज नहीं की थी डिप्रिसिएशन। ठीक हो गया। ये जो आपने अभी पेमेंट की है आईटी कंपनी को, तो पहली बात है ये तो एक सॉफ्टवेयर की आप पेमेंट की है। सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा अक्टूबर 2023 से। हमारा 30 जून 2023 को ईयर एंड हो रहा है। इसका मतलब है इस ईयर में एसिड अवेलेबल फॉर यूज नहीं था। तो हमें सिर्फ इस एडवांस को ऐड बैक करना है। ये एक एसिड जरूर है, लेकिन इसके ऊपर अभी अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं इनटेंजिबल एसिड, और ये है जी हमारे पास इसकी वैल्यू है 5.5 मिलियन। ये ऐड करूंगा जरूर, लेकिन इसके ऊपर अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं करूंगा। लास्ट पॉइंट वो कह रहा है ऑन 1 फरवरी 2023 मरियम कंट्रीब्यूटेड हर पर्सनल वैन टू द बिजनेस विच शी हैड परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 6 मिलियन। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द वैन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वाज 9 मिलियन। तो मरियम एक पार्टनर है, और उसने क्या काम किया कि अपने एक गाड़ी जो थी वो बिजनेस के इस्तेमाल में दे दी। अभी जो गाड़ी बिजनेस के इस्तेमाल में दी है, तो ये गाड़ी बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, बिजनेस का एसेट है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी या नहीं होगी। इसमें से आपकी डिप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होगी या नहीं होगी। तो इसके ऊपर आपकी डिप्रिसिएशन चार्ज होगी, इसमें आपको कुछ भी मजीद करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ये जो एसेट अवेलेबल हुआ, इस एसेट की वैल्यू क्या थी? हम इस एसेट को तो हमने एसेट ही रिकॉर्ड किया होगा, इसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास डिप्रिसिएशन, और ये है कार के ऊपर, और ये गाड़ी कितने की थी जिसकी मार्केट वैल्यू के ऊपर लेंगे 9 मिलियन एट 15%। वैल्यू बता दीजिए कितनी आ रही है डिप्रिसिएशन की वैल्यू? 9% के हिसाब से 9 मिलियन के ऊपर 15%, 1.35। तो ये आप यहां से इसको लेस कर दोगे। और वो कह रहा है कि जी इनकम फ्रॉम बिजनेस में जो आपके ऊपर सेल टैक्स जो चार्ज हो रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस के ऊपर, वो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, अच्छा सही, वो तो दूसरा पार्ट है 25% वाला है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है, इसमें और कोई भी आपके पास इनकम नहीं है। ठीक हो गया। इसमें आपके पास जी अगर आपने परचेस्ड कार होती तो 7.5 लेके चलते। ये तो ओनर ने कंट्रीब्यूट किया ना। जब ओनर ने कंट्रीब्यूट किया तो ये तो आपके पास एक वो वाली गाड़ी है जिसको आप लोग कहते हो ओनर ने लेके एसेट आया तो फिर मार्केट वैल्यू पे लेके आएगा।
तो आप लोग जल्दी से मुझे इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करो कि आपके पास टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी होगी। जल्दी से मुझे बताओ इनकम फ्रॉम बिजनेस की टोटल वैल्यू। ये जल्दी से आप कैलकुलेट करें, इनकम फ्रॉम बिजनेस की टोटल वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करें। इनकम फ्रॉम बिजनेस की मुझे टोटल वैल्यू बता दें जल्दी से। इनकम फ्रॉम बिजनेस की टोटल वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल के बता दे। कोई और भी बता दे वैल्यू। एनीवन कोई और वैल्यू बता दे। ये वैल्यू मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। 77 मिलियन का तो प्रॉफिट दिया हुआ है, उल्टा प्रॉफिट आपका कम हो रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? एक का 84 आ रहा है, एक का 89 आ रहा है, सबकी वैल्यू डिफरेंट आ रही है। एट्टी थ्री 57। लगता है मुझे खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपके पास जी 77 मिलियन है, प्लस 4800, प्लस 1 मिलियन, प्लस 19 मिलियन, प्लस 15 मिलियन, प्लस 400, प्लस 5500। 122 मिलियन में से माइनस करो 6 मिलियन, माइनस 10368, माइनस 10368, माइनस 3750, माइनस 16875, माइनस 1350। तो जी आपके पास ये जो फिगर आ रही है, ये 73 समथिंग आ रही है। तो 73989000, इसमें आप ऐड करोगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बजाय आप यहाँ पे एक हेड बना लो और ये आप यहाँ पे ऐड करोगे एग्जेम्प्ट इनकम। अच्छा जी, एग्जाम्प्ट इनकम के ऊपर आपके पास कौन कौन सी इनकम आ रही है? एग्जाम्प्ट के ऊपर आपके पास दो तरह की इनकम थी। एक थी आपके पास रेंटल इनकम विच वाज 6 मिलियन, और एक थी आपके पास रेंटल के बाद सप्लाई ऑफ एक्स, ये थी आपके पास 10,368,000। इसको जब आप इसमें ऐड करते हो तो ये आपके पास आ जाएगी टोटल इनकम। इसको टोटल इनकम इसमें ऐड कर दो तो ये आपके पास 73989 प्लस 6 मिलियन प्लस 10, ये आपके पास जो फिगर आ रही है वो 9357 मिलियन की आ रही है। इस 357 के अंदर आप अब यहां से लेस करोगे सबसे पहले डिडक्शंस। इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास कोई भी डिडक्शन गिवन नहीं है। इसमें से एक तो सबसे पहले लेस होंगी एग्जाम्प्ट इनकम,
और डिडक्शन इस क्वेश्चन में नहीं है, अगर डिडक्शन होती तो वो भी लेस होती। जो एग्जाम्प्ट इनकम है वो आपके पास ये वाली दो इनकम है, ये आपके पास बनेगी 16,368,000। इसको जब आप लेस करते हो तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी टैक्सेबल इनकम, तो ये आएगी टैक्सेबल इनकम अंडर NTR। जी, टैक्सेबल इनकम अंडर NTR 73989,000। अब इसके ऊपर हमने कैलकुलेट करना है टैक्स फॉर द ईयर। तो टैक्स फॉर द ईयर जल्दी से मुझे बताओ कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास ये कौन से स्लैब रेट चार्ज होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल। अच्छा जी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल में सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे टैक्स अंडर NTR। जल्दी से मुझे बताओ कि यहाँ पे स्लैब कौन से चार्ज होंगे। सैलरी एओपी का क्वेश्चन है। एओपी का जो नॉर्मल NTR है वो नॉन सैलरीड वाले स्लैब है, तो यहाँ पे जो अब आप स्लैब देखोगे नॉन सैलरीड वाले स्लैब देखोगे। अब जल्दी से नॉन सैलरी स्लैब देखो, और ऑब्वियसली बात है इसमें मेरे ख्याल से जो सबसे हाईएस्ट वाला स्लैब है वही चार्ज होगा। तो जो सबसे हाईएस्ट वाला स्लैब है 2024 के हिसाब से मुझे देख के बता दो कि उसकी बेसिक लिमिट क्या है और उसके ऊपर फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स कितना है। जल्दी से, उसकी बेसिक लिमिट क्या है और फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स कितना आ रहा है उसका। ये तो 765 टैक्स है ना, उसकी लिमिट कितनी है। ये 6 मिलियन के ऊपर 1330 का टैक्स आ रहा है। तो उसका मतलब है जो 6 मिलियन की अमाउंट है इसके ऊपर जो उसका टैक्स है वो 1330 है। और टोटल उसके पास कितनी अमाउंट है 73 मिलियन की। 73 मिलियन की अमाउंट है, इसमें से आपके पास 6 मिलियन के ऊपर ही आ गया, तो उसका मतलब क्या हुआ 57,989 के ऊपर आप टैक्स चार्ज करोगे एट द रेट ऑफ 35%। जल्दी से मुझे इसका टैक्स बता दो, 35% का कितना आ रहा है। 35% कितनी अमाउंट आ रही है 57,989। अमाउंट बता दो मुझे। 202,96,150। अब इसका टोटल कर लो जी, आपके पास ये आ जाएगा टैक्स पेबल अंडर NTR। इसकी मुझे वैल्यू बता दो, टोटल वैल्यू कितनी आ रही है इसकी 216। और क्वेश्चन में कोई सेपरेट ब्लॉक नहीं है, कोई अदर सोर्स नहीं है, तो ये आपके पास क्वेश्चन में टेक्स्ट था। अच्छा, इसमें आपके पास जो हमने एक POS सिस्टम लिया था, तो POS सिस्टम का हमें टैक्स क्रेडिट मिलता है। जल्दी से मुझे कोई बताएगा कि POS की जो मशीन आप लेते हो उसके ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा। इसमें से लेस करेंगे टैक्स क्रेडिट ऑन पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो मुझे कोई बताएगा कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन के ऊपर आपको कितना टैक्स क्रेडिट मिलेगा। एनीवन। क्वेश्चन में क्या था कि आपने पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स खरीदी है ना, तो आपने पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो खरीदी है वो आपने परचेज ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मशीन विच आर इंस्टॉल्ड और पॉइंट ऑफ सेल ऑफ मशीन, आपने 3 मशीनें खरीदी होंगी क्योंकि आपकी 3 ब्रांचेस थी। कराची के अंदर आपके पास 3 ब्रांचेस है। एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन के ऊपर आपको 1,50,000 तक अलाउ होता है। एक अगर पॉइंट ऑफ सेल मशीन ली है तो आपको 1,50,000 पर मशीन आपको अलाउ है। और इसमें जो लिमिट है वो कहता है लोअर ऑफ, लोअर ऑफ व्हाट, एक्चुअल
और 1,50,000 ईच ईच एवरेज लोन। तो आपने तो 3 खरीदी, तो एक्चुअल जो अमाउंट आपने पे की है वो आपने 4 लाख रुपए पे की है। और 150 अगर एक की है, तो जो 3 मशीनें हैं वो आपके ऊपर जो आपका अलाउ था वो 4,50,000 बनता था। तो इन दोनों में से जो सा लोअर है वो है आपके पास 4 लाख रुपए। ये 4 लाख की आपको डिडक्शन अलाउ है। बाकी जो आपके पास बचेगा ये आपके पास आ जाएगा टैक्स पेबल। और ये आप मुझे बता दो इसकी रिमेनिंग अमाउंट कितनी आ रही है टैक्स पेबल की। जी रिमेनिंग अमाउंट बता दें, टैक्स पेबल कितना आ रहा है? 2,162,6,150 माइनस 400,000, तो 2,158,6,150, ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। ठीक हो गया? सॉरी ये वैल्यू गलत है। एक 2,1,22,6,150। ये फिगर्स आप अपने पास क्रॉस चेक करो। ये फिगर्स मुझे आप लोग बता रहे हो तो मुझे नहीं पता ये आप लोग सही मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर रहे हो, तो फिगर्स आपने क्रॉस मैच करनी है। फिगर्स का मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है, मैं आपको लॉजिक के साथ समझा रहा हूँ क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था। बाकी जो फिगर्स आप मुझे बता रहे हो, अगर ऊपर नीचे फिगर्स हो रही है तो वो ठीक करते रहना। और स्लैब रेट का अगर मसला है तो स्लैब रेट कुछ की बुक्स में पुराना होगा, कुछ की बुक्स में नया स्लैब रेट होगा। तो स्लैब रेट लगाना आना चाहिए जो आपके सामने है। मैंने एक वाला स्लैब रेट लगा लिया जो मुझे बताया गया, किसी और का स्लैब रेट डिफरेंट बनता है वो डिफरेंट लगा ले, कोई मसला नहीं है। तो ये चीजें इनमें परेशान ना हो। अभी कंसेप्ट सीखो कि क्या ऐड होना चाहिए क्या लेस होना चाहिए, टैक्स चार्ज कैसे होना चाहिए। जिनके पास पुराने वाले टैक्स स्लैब्स हैं वो पुराने वाले रेट के हिसाब से चार्ज करेंगे, जिसके पास नए वाले वो नए वाला चार्ज करेगा। पेपर के अंदर आपको एक दिया होगा, तो इसलिए पेपर के अंदर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस जो स्लैब मुझे भी बताया गया मैंने उसके हिसाब से चार्ज कर दिया। इसकी जगह कोई और स्लैब होता तो आप उसके हिसाब से चार्ज कर लेते, वो मसला नहीं है हमारा। जी हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी स्प्रिंग 2023 का उसकी फरमाइश आ रही है कि सर स्प्रिंग 2023 का क्वेश्चन करवाएं। तो मैं भी क्वेश्चन निकाल लेता हूँ स्प्रिंग 2023 का, उसका बिजनेस का क्वेश्चन। आप लोग भी उसका क्वेश्चन निकाल लें। स्प्रिंग 2023। इसका जी ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3। 17+3 नंबर का क्वेश्चन है ये तो सही डराने वाला क्वेश्चन है। अ, बच्चे मैं क्वेश्चन ही बजा, मैक्सिमम टैक्स कब लगता है बोला? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इंडिविजुअल में इनकम फ्रॉम बिजनेस में से आएगा सर। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट तो है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पार्टनर्स के अंदर। पार्टनर्स के अंदर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हमेशा टैक्स माइनस करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे हमसे किसी पार्टनर के प्रॉफिट के ऊपर बात की नहीं थी, अगर की होती तो हम जो टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, जो इनकम फ्रॉम बिजनेस बचती है, उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सैलरीज वगैरह जो है वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होती है, तो इसलिए हम इसकी प्री डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने आपको पूरा एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाया था। लेकिन आई गेस कि आपका ये क्वेश्चन आंसर हो गया है। जी बच्चे, उसमें से वो माइनस करके आप लेस करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन है जी स्प्रिंग 2023 का ये सवाल है। क्वेश्चन है हमारे पास, वो कह रहा है अज्यूम दैट द डेट टुडे डेट इज
बच्चे मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया रिश्वा, आप क्वेश्चन रिपीट कर दो, मैं आंसर कर देता हूँ, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैक्सिमम टैक्स का कंसेप्ट रिपीट कर दे। मैक्सिमम टैक्स तो मैंने भी नहीं पढ़ा, वरना मुझे आता है ये मैक्सिमम टैक्स क्या होता है। मिनिमम टैक्स का मुझे जरूर थोड़ा बहुत पता है, मैक्सिमम टैक्स मुझे नहीं पता ये क्या होता है ना, मैंने मेरे ख्याल से कभी क्लास में मैक्सिमम टैक्स का जिक्र किया हुआ है। मिनिमम टैक्स बच्चे अभी एंड पे डिस्कस करते हैं, पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर मिनिमम टैक्स की बात इसी क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो क्वेश्चन है हमारे पास स्प्रिंग 2023 का। मैं यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेट जब तक बना देता हूँ। स्प्रिंग 2023 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फेथ ब्रदर्स ये इंगेज है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट। तो फेथ ब्रदर्स हमारे पास एक बिजनेस है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फेथ ब्रदर्स। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, और इग्नोर मिनिमम टैक्स, रेलेवेंट कम्यूटेशन एक्सप्रेशंस आपने शो करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेबल, और ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर द टैक्स ईयर। और टैक्स ईयर अभी जो हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से वो टैक्स ईयर 2023 का है, पेपर के अंदर आपके पास जो टैक्स ईयर होगा वो टैक्स ईयर 2024 होगा। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रेजिडेंशियल स्टेटस। और रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है जिसका, जल्दी से मुझे इसका रेजिडेंशियल स्टेटस बता दें। रेजिडेंशियल स्टेटस बता दें जी जल्दी से कोई इसका। यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो हम इसको सोल प्रोप्राइटर अज्यूम कर लेंगे। जब कुछ नहीं बताया तो सोल प्रोप्राइटर एक इंडिविजुअल है, तो हम यहाँ पे रेजिडेंट इंडिविजुअल अज्यूम कर लेंगे। और ये जो साहब है ये फेथ ब्रदर्स के नाम से अपना कारोबार चला रहे हैं, बिजनेस लेकर चलो। अच्छा जी, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस दी हुई है, तो हम उसी तरीके से यहाँ पे एक कॉलम बना देते हैं रुपीज का, और हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक हो गया। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, मैं जल्दी से इसका प्रॉफिट लिखता हूँ, आप लोग जल्दी से इसकी गो थ्रू कर लो एडजस्टमेंट। इसमें दो तीन एडजस्टमेंट मुझे अच्छी लग रही है, बाकी नॉर्मल है। लॉसेस वाली एडजस्टमेंट अच्छी है, फॉरेन करेंसी की एक ट्रांजैक्शन दी हुई है, बाकी ठीक है। बैड डेट रिकवरी भी है। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। ठीक हो गया। तो जी हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरे पास दिया हुआ है 177 मिलियन। आप चाहो तो आप इसको पूरा का पूरा मिलियन के हिसाब से ही इसको आंसर लेके चल सकते हो। मैंने इसको फुल वैल्यू में लेके लिख रहा हूँ अभी। ये एक अच्छा सवाल है। आप लोग जल्दी से इसकी एडजस्टमेंट पढ़ लो। जी बच्चे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ही आप कह रहे होते हो ना, ये आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसी को आप नेट प्रॉफिट कह रहे होते हो। तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पे टैक्स का नहीं बताया हुआ। बच्चे हारिस पढ़ ले अभी, आज मेरे से ज्यादा डिप्रेशन तुम लोगों को होना चाहिए इस वक्त। अच्छा जी,
हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है एक्सपेंसेस इंक्लूड। एक्सपेंसेस के अंदर क्या इंक्लूड हुआ हुआ जी? अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन शामिल है। अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन है हमारे पास 188 मिलियन की। अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन कुछ ऐड बैक करेंगे, कुछ हम लेस करेंगे। यहाँ पे हम ऐड बैक करते हैं इसको, और कुछ चीजें हमारे पास यहाँ पे लेस होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऐड बैक कर लेते हैं अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन की जो फिगर है मेरे पास 188 मिलियन की है। इतना तो हमारे पास प्रॉफिट नहीं है जितना अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन थी। तो ये हम 188 मिलियन हमने पूरा का पूरा ऐड बैक कर दिया इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कैश पेमेंट ऑफ ₹1 मिलियन फॉर परचेज ऑफ 10 एयरलाइन टिकट्स। आपने एयरलाइन टिकट्स परचेज की हैं 10 की, और उसमें आपने पेमेंट की है। जल्दी से मुझे बताओ कि ये जो आपने एयरलाइन टिकट्स की पेमेंट की है, क्या इसकी आपको एक्सपेंस की डिडक्शन अलाउ है या नहीं अलाउ? इसको आप एड बैक करेंगे या नहीं करेंगे? जो आपने एयरलाइन टिकट्स परचेज किया, मैं रिपीट करता हूँ, कैश पेमेंट ऑफ 1 मिलियन फॉर परचेजिंग द 10 एयरलाइन टिकट्स। 10 आपने एयरलाइन टिकट्स परचेज की हैं, क्या इसकी डिडक्शन अलाउ है कि नहीं अलाउ? अब सारे कह रहे हैं ऐड बैक ऐड बैक ऐड बैक। मैंने बताया था कि कोई भी एक्सपेंस जिसकी पेमेंट सिंगल पेमेंट 25,000 या इससे ज्यादा हो, या अकाउंट है 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो, वो थ्रू क्रॉस चेक होना चाहिए। एक्सेप्ट फॉर तीन चीजें थी उसमें। एक, कोई भी अमाउंट ऑफ टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट। दूसरा, यूटिलिटी एक्सपेंसेस। और तीसरी, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। अब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में थोड़े से बड़े हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप रिक्शे पे बैठ के जाते हो सिर्फ उसको कैश दोगे। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के अंदर आपका जहाज का किराया भी शामिल है, शिप का किराया भी शामिल है, ट्रेन का किराया भी शामिल होता है, ट्रक का किराया भी शामिल है। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रिगार्डलेस ऑफ एनी लिमिट आप कैश में पे कर सकते हो। इसको यहाँ पे आपने शामिल नहीं करना, एडबैक नहीं करना, और साथ इसकी आपने रीजन भी लिखनी है, पेपर के अंदर इसका नोट लिख के लेके आना है। तो वो जो फ्रेट चार्जेस है बच्चे, वो ट्रांसपोर्टेशन ही है ना। फ्रेट क्या होता है? फ्रेट कोई नई चीज है? फ्रेट का मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है। तो यहाँ पे कॉमन सेंस अप्लाई होती है कि जहाज का टिकट परचेज किया, तो जहाज का टिकट क्या करोगे वहां पे? जहाज का टिकट या जहाज में बैठ के क्या काम आता है आपका? ट्रेवल कर रहे हो ना, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है। वहां पे क्रीम या उबर के चार्जेस तो नहीं ट्रांसपोर्टेशन में शामिल होंगे। तो ये वो कॉमन छोटी छोटी मिस्टेक है जो स्टूडेंट उसको कर देता है कि यार बस सब कुछ एड बैक करो। इसको एड बैक नहीं करना, ये आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं। ये जितने भी हों कैश में पे हो सकते हैं। इसका आप एक नोट बना के लिखोगे। नेक्स्ट वो कह रहा है जी, पेमेंट ऑफ ₹4 मिलियन टू द शिपिंग लाइन ऑन अकाउंट ऑफ डेमरेजेस। डेमरेज चार्जेस, आपने अक्सर ये होता है कि आप एक फाइन या पेनल्टी पे करते हो लेट डिलीवरी के ऊपर, और ये एक नॉर्मल फाइन है, ये कोई वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है, ये एक नॉर्मल फाइन होता है, नॉर्मल पेनल्टी होती है। डेमरेज चार्जेस हैं जी, वो आपने 9 मिलियन के पे की हैं, वर पेड ऑन डिफरेंट वेरियस क्लाइंट्स आर डिलेइंग देयर ऑर्डर्स बिकॉज ऑफ द क्लोजर। तो ये डैमेज चार्जेस, ये आपके वो फाइन या पेनल्टीज है जो आपने लेट सामान उसकी डिलीवरी एक्सेप्ट करने के ऊपर आपने चार्ज किए होते हैं। मुझे भी किसी जमाने में डैमेज चार्जेस पड़े थे। तो ये वायलेशन ऑफ लॉ वाली फाइन या पेनल्टी नहीं है। तो ये जो चार्जेस है डैमेज चार्जेस, इसकी डिडक्शन अलाउ है। इसका भी आप एक पॉइंट लिखोगे कि ये वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है। ये नॉर्मल क्लाइंट्स था, उनका जो सामान था ब्लॉक हुआ और वो सामान देर देर से रिसीव हुआ है। बिजनेसेस को, ऑर्गेनाइजेशंस को, वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती हैं, उनको अक्सर डैमेज चार्जेस पड़ते रहते हैं। ये नॉर्मल बिजनेस का एक एक्सपेंस है, इसकी डिडक्शन अलाउ है, टैक्स पर्पज के लिए भी अलाउ है। पूरा लंबा उसने एक पैराग्राफ दिया हुआ है। आप पैराग्राफ पढ़ के एकदम कहोगे कि यार इसको तो ऐड बैक करो ना, क्योंकि कोई मसला हो गया, डैमेज चार्जेस है, पेनल्टी है। नहीं, ये नॉर्मली क्लाइंट्स है। जब भी क्लाइंट्स की बात कर दे और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेगा, तो आप उसको बिजनेस का एक्सपेंस ट्रीट करोगे। जब वो सेल टैक्स एक्ट की वायलेशन की बात करे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की वायलेशन की बात करे, पार्टनरशिप एक्ट की वायलेशन की बात करे, वो आपके पास कंपनी लॉ की वायलेशन की बात करे, जब वो किसी लॉ की वायलेशन की बात करेगा, तो वो पेनल्टी या फाइन ऐसा है जो आपके पास जिसकी डिडक्शन अलाउ नहीं है टैक्स पर्पज के लिए। नेक्स्ट वो कह रहा है जी, आपने क्या काम किया? पेमेंट ऑफ ₹50 मिलियन टू अ बिल्डर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, द वर्क इज स्टिल इन प्रोग्रेस एट द ईयर एंड। 50 मिलियन आपने एक कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया और उसको आप बिजनेस का एक्सपेंस रिकॉर्ड करके बैठे हो। तो ये तो सिंपल समझ आता है कि एक एसेट है, लेकिन ये एसेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इससे इसके ऊपर अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं होगी। लेकिन ये आपका बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, एक एसेट है, इसको हम एड बैक करेंगे। तो यहाँ पे पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर
ये आपने एक बिल्डिंग बनाने के लिए पेमेंट दे रहे हो। बच्चे जी, कौन सी पेनल्टी? पेनल्टी किधर है, कहाँ पे लिखा हुआ है? 9 मिलियन की जो पेनल्टी है, ये इसी के ऊपर तो मैंने अभी पूरी कहानी बताई है कि ये जो 9 मिलियन की पेनल्टी है, ये बिजनेस का एक्सपेंस है। ये कोई वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है। ये आपका एक कस्टमर था, उस कस्टमर के ऊपर आपका सामान आ रहा था, पोर्ट के ऊपर आपकी शिपमेंट डिले होगी, शिपमेंट डिले होने के ऊपर आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी चार्ज पड़ जाती है। तो ये कोई वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉर्मल होता है। तो ये बिजनेस का भी एक्सपेंस है, और टैक्स वाले भी इसकी डिडक्शन अलाउ करते हैं। तो इसलिए हमें इसका नोट लिखना है, इसको हमने एड बैक नहीं करना। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जी, पेमेंट ऑफ एईडी। अच्छा जी, आपने दिरहम के अंदर पेमेंट की है, दुबई के अंदर 1 लाख दिरहम है, इक्वलेंट टू 5 मिलियन टू अ रिसर्च इंस्टीट्यूट इन यूएई फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट। तो आपने 5 मिलियन की एक पेमेंट की है रिसर्च इंस्टीट्यूट को, जो कि यूएई में है। जल्दी से मुझे बताओ कि रिसर्च की हमने क्या बात हुई थी, कि जो रिसर्च एक्सपेंडिचर है कौन सा वाला अलाउ है और कौन सा वाला अलाउ नहीं है? साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर हमें सिर्फ वो अलाउ है जो पाकिस्तान के अंदर उस रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऊपर होता है, जिसको आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने अप्रूव किया हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च। और उसकी हमने 3 से 4 पॉइंट्स की एक लिस्ट भी पड़ी हुई थी। और हमने इसमें बड़ा क्लियरली आइडेंटिफाई किया था कि ऐसा रिसर्च एक्सपेंडिचर जो पाकिस्तान से बाहर पे किया जा रहा है, तो उसको आप बिजनेस का एक्सपेंस ट्रीट नहीं करोगे। ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, इसको आपने वापस एड बैक करना है। तो हमें उसकी वैल्यू बताई हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी रुपीस के अंदर तो मैं 5 मिलियन की वैल्यू दूंगा। अगर ये 5 मिलियन की वैल्यू ना बताई होती, 1 लाख दिरहम लिखे होते, तो मुझे उसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करना था, उस दिन में कन्वर्ट करना था जिस दिन में ये ट्रांजेक्शन हुई थी। तो अभी क्योंकि पाकिस्तानी रुपीस में वैल्यूज दी हुई हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपल एड बैक कर देता हूँ, साइंटिफिक रिसर्च टू यूएई, अमाउंट है 5 मिलियन। ये मैं यहाँ पे ऐड बैक कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है जी? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, अ फॉरेन एक्सचेंज लॉस ऑफ रुपीज 15.8 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट पेबल टू बिजनेस एसोसिएट कंपनी इन कतर। हमारी कोई कंपनी है जो कि कतर में एसोसिएटेड कंपनी है, उसका फॉरेन एक्सचेंज लॉस है 15.8 मिलियन का, और लाइबिलिटी अराइज हुई थी ये जी यकम जनवरी 2022 को, इस साल के दरमियान की बात है, फ्रॉम द इम्पोर्ट ऑफ अ सेकंड हैंड प्लांट एट अ कॉस्ट। ये थोड़ी लंबी बात है, इसको हम आराम सुकून से एंड पे सॉल्व करेंगे। इस पॉइंट को भी आप छोड़ दो, ये हम एंड पे सॉल्व करेंगे। अभी हम बाकी दूसरे पॉइंट सॉल्व करते हैं। पेपर के अंदर भी आपने यही काम करना है, जो लंबा पॉइंट लग रहा है, तंग करने वाला पॉइंट पर लग रहा है, उसको आप फॉर टाइम बिंग इग्नोर करो। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके साथ एक छोटा सा निशान लगा लो, स्टाइरी का पेपर के ऊपर निशान लगा लो। तो उसके बाद एंड पे उसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं जी अदर इनकम के अंदर। अदर इनकम का मतलब है ये वो चीजें हैं जो प्रॉफिट में ऐड हुई हैं। हमने देखना है कि क्या इसे वापस वाकई ही प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए था। अगर नहीं होना चाहिए था, तो उसको हम प्रॉफिट में से लेस कर देंगे। क्वेश्चन में कह रहा है जी, अदर इनकम कंप्राइजेज ऑफ, क्या चीज कंप्राइज हो रही है जी? सबसे पहले वो बात कर रहा है रिकवरी ऑफ बैड डेट ऑफ रुपीज 16 मिलियन। द अमाउंट ऑफ रुपीज 30 मिलियन वॉज रिटर्न ऑफ 3 years ago, आउट ऑफ विच ओनली 10 मिलियन वर अलाउड। 30 मिलियन का बैड डेट था, 10 मिलियन हमें अलाउ थे, 16 मिलियन की हमें रिकवरी हुई है। अब मुझे सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि ये फुल रिकवरी ऑफ बैड डेट है या पार्शियल रिकवरी है? इसका रूल बनाओ। रूल क्या बनता था इसका? मैंने आपको एक इसका एक फ्लो चार्ट बना के दिया था। अच्छा, अब इस पे दो बातें हैं। मुझे इसका जल्दी से आप टैक्स ट्रीटमेंट बताओ कि इसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या करनी है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ये कितना आता है। इसमें दो बातें थी, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपको दोनों बातें याद है कि नहीं याद है। जल्दी से बताओ कि टैक्स ट्रीटमेंट। एक तो 4 मिलियन लेस करेंगे, रिकवरी इज लेस देन। इसका मतलब ये हुआ कि इसका हमारे पास ये जो चार्ट बनता है वो कुछ इस तरह बनता है कि मैंने आपको कहा था, इफ द अमाउंट, ये अगर आपको बैड डेट का याद हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। हमने बात की थी बैड डेट्स रिकवरी, और ये जो बैड डेट रिकवरी है, ये पार्शियल रिकवरी है।
ये टैक्स अथॉरिटीज ने कहा कि हमने इसको क्या करना है। ये टैक्स अथॉरिटीज ने हमें बताया कि हम बैड डेट रिकवरी को कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। इसको कैलकुलेट करने से पहले मेरा सवाल ये है कि आप मुझे बताओ कि ये जो टैक्स अथॉरिटीज ने हमें बताया कि बैड डेट रिकवरी का क्या करना है, मुझे बताओ कि हमने अकाउंटिंग में क्या किया है। पहले हमने अकाउंटिंग वाली चीज को पकड़ना है। हर स्टूडेंट टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बैड डेट रिकवरी ठीक करके आता है, जो उसका दूसरा इफेक्ट है वो रिकॉर्ड ही नहीं करता, उसको एडजस्ट ही नहीं करता। क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर आप दोबारा से गौर से पढ़ो, क्योंकि मुझे सारे 4 मिलियन का आंसर सारे दे रहे हैं, जो असल बात मैं पूछना चाहता हूँ वो बता कोई नहीं रहा। असल बात क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है अदर इनकम कंप्राइजेज ऑफ रिकवरी ऑफ बैड डेट ऑफ 16 मिलियन। ये अदर इनकम के अंदर आपने 16 मिलियन की इनकम रिकॉर्ड की हुई है। अब क्या टैक्स अथॉरिटीज इसको 16 मिलियन को आपकी इनकम मानते हैं या नहीं मानते? पहले तो मुझे इसका जवाब दो कि क्या टैक्स अथॉरिटीज आपको इस 16 मिलियन को कहते हैं कि इनकम है। जब टैक्स अथॉरिटीज इसको इनकम नहीं मान रहे, तो टैक्स अथॉरिटीज के हिसाब से इनकम या लॉस कैलकुलेट करने के बजाय मुझे पहले इस इनकम को एडजस्ट करना है प्रॉफिट में से। तो जो सबसे पहला काम मैं करूंगा, यहां से मैं लेस करूंगा बैड डेट्स रिकवरी, क्योंकि मेरे प्रॉफिट के अंदर 16 मिलियन शामिल है, जबकि टैक्स अथॉरिटीज कहते हैं कि जो 16 मिलियन है ये आपकी इनकम नहीं है और मेरी ये पास ये इनकम है। तो पहले तो हम इसको यहां से लेस करेंगे। ये लेस करने के बाद अब हम देखेंगे टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि टैक्स रूल के हिसाब से बैड डेट रिकवरी इनकम या फर्दर एक्सपेंस की डिडक्शन अलाउ है कि नहीं अलाउ। तो ये दो चीजें स्टूडेंट हमेशा टैक्स वाला पॉइंट से सॉल्व कर लेता है, इसको एडजस्ट करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, वो पॉइंट स्किप कर देता है। पेपर के अंदर भी आप इस काम स्किप करते हो। अब टैक्स वाले क्या कहते हैं, टैक्स वाले कहते हैं वो जो अमाउंट रिसीव्ड है इज लेस देन, जो अमाउंट आपने रिसीव की है वो 16 मिलियन की रिसीव की है। ये जो अमाउंट है लेस देन द डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस है? दो चीजों का डिफरेंस था। और वो कौन सी दो चीजें थी? एक्चुअल बैड डेट और दूसरी क्या चीज थी? बैड डेट्स अलाउड। एक्चुअल बैड डेट थे 30 के, बैड डेट्स अलाउड थे 20 के, और ये जो डिफरेंस था हमारे पास वो 20 था। तो जो अमाउंट रिसीव हुई है वो लेस देन द डिफरेंस है। अगर लेस देन द डिफरेंस है तो मुझे 4 मिलियन की मजीद डिडक्शन अलाउ है। अगर ये डिफरेंस से ज्यादा होती है अमाउंट रिसीव, तो मेरा एक्सपेंस बन जाता। ये अभी अमाउंट कम रिसीव हुई है जितना मुझे बैड डेट का डिफरेंस था, तो इसको आप मजीद क्लेम करोगे। ये आपके पास एक मजीद आपकी एक प्रॉफिट में से लेस हो सकता है। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट में से लेस करोगे इसका 4 मिलियन बैड डेट्स अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज, और ये 4 मिलियन आप मजीद इसमें से लेस करोगे। ये बात समझ आ गई? तो ये दो इशू करने थे। स्टूडेंट हमेशा ये वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक सॉल्व कर रहा होता है। मसला उसको कहाँ पे आता है, ये इस बैड डेट रिकवरी वाले पॉइंट में, ये वो पॉइंट अक्सर सॉल्व ही नहीं करता। तो इसको भी आपने ठीक करना। आगे क्या कहता है जी, दोबारा से आप देखो, अदर इनकम कंप्राइजेज ऑफ कैपिटल गेन। दोबारा से वही बात, अदर इनकम में कुछ कैपिटल गेन ऐड है। आगे की बात मैं भी पढ़ ही नहीं रहा, मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा क्या हुआ है, मैं सिर्फ इतनी पढ़ रहा हूँ कि अदर इनकम कंप्राइजेज ऑफ कैपिटल गेन ऑफ 40 मिलियन। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो 40 मिलियन का कैपिटल गेन है, क्या ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 40 मिलियन का कैपिटल गेन, क्या ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो पहले आप इसको एडजस्ट करोगे, उसके बाद आप टैक्स ट्रीटमेंट के ऊपर जाओगे। तो मैं क्या काम करूंगा, यहां से लेस करूंगा कैपिटल गेन, यहां से आप इसको लेस करोगे इनकम फ्रॉम बिजनेस में से, और वो कितना है, वो 40 मिलियन का है। जब यहां से लेस कर दोगे तो उसके बाद फिर आप जाओगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में, और वहां पे हम जाके कहानी देखेंगे कि क्या वहां पे इनकम किस तरीके से टैक्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ये आपके पास एक सेपरेट हेड बनेगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का। और इस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर अब हम देखते हैं कि क्या क्या उसने हमें उसका ब्रेकअप दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास जो कैपिटल गेन है 15 मिलियन का ऑन द सेल ऑफ फॉलोइंग सिक्योरिटीज। वो कह रहा है मुदारबा सर्टिफिकेट्स हैं, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास यहाँ पे अब क्या काम होगा जी, यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं गेन ऑन
सेल ऑफ मुदारबा सर्टिफिकेट्स। अभी जो मुदारबा मुशारका सर्टिफिकेट थे ये आपके पास सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। अमाउंट कितनी है जी, इनके गेन की अमाउंट है 8 मिलियन की। उसके बाद वो कहता है कि आपके पास गेन हुआ है ऑन सेल ऑफ लिस्टेड कंपनी शेयर्स। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स के ऊपर जो आपके पास गेन हुआ है और इसका ड्यूरेशन भी दी हुई है, इसके ड्यूरेशन दी हुई है 15 जनवरी 2019 को ये आपने एक्वायर किया था। तो वो रेट भी लगाने हैं आपके 12.5% लगेगा या 15% लगेगा, ये वो रेट आपने याद रखना है। अक्सर पेपर में नहीं भी दिया होता है लिस्टेड कंपनी के शेयर्स का, अगर दिया हुआ तो फिर तो अच्छी बात है। तो ये भी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है आपके पास, ये है 20 की। और उसके बाद है गेन ऑन सेल ऑफ अनलिस्टेड कंपनी शेयर्स। ये आपके पास एनटीआर इनकम में फॉल करेगा और ये आपके पास 12 मिलियन की है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये दो आपके पास सेक्शन 37A वाले गेन्स हैं। इनके जो लॉसेज हैं वो अपने हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होते हैं, किसी और के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होते। लेकिन जो नॉर्मल सेक्शन 37 वाले एसेट्स थे उनके लॉसेज इनके अगेंस्ट एडजस्ट हो सकते थे, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा जी, आगे वो क्या कह रहे हैं जी, अदर इनकम कंप्राइजेज ऑफ अ लॉस ऑफ रुपीज 9 million in respect of an insurance claim. The claim was lodged against damage for a new machine during the shipment and rendered it unfit for use. Other income comprises of a loss. आपको एक नुकसान हुआ था। ये जो नुकसान हुआ था आपके पास, ये हुआ था कि आपको एक डिफेक्टिव मशीन दी थी। आप लोग जल्दी से मुझे इसकी टैक्स ट्रीटमेंट बताओ कि जो लॉस ऑफ 9 मिलियन है और ये अदर इनकम के अंदर शामिल है, इसका मतलब है अदर इनकम के अंदर ये आपका लॉस एडजस्ट हुआ हुआ है। मुझे बताओ इसका क्या करना है, ये जो आपके पास अदर इनकम में लॉस एडजस्ट हुआ हुआ है। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ अ कैपिटल एसेट, ये न्यू मशीन थी, डैमेज हुई ड्यूरिंग शिपमेंट। जो भी आपके पास आपका एसेट डैमेज हुआ था उससे जो भी आपकी अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस रिसीव हुई है, ये आपके पास कैश इनकम है। इसको आप अपने पास प्रॉफिट में ऐड करोगे। ये बात समझ आई? ये आपके पास प्रॉफिट के अंदर ऐड बैक होगा। तो यहाँ पे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ना, अब हुआ ये कि इसको वहां पे लिखा हुआ है कि अदर इनकम कंप्राइजेज ऑफ, अदर इनकम कंप्राइजेज ऑफ के अंदर आपके पास एक लॉस लिखा हुआ है। ये आपके पास जो लॉस था वो नेट ऑफ किया गया और ये इंश्योरेंस कंपनी से पैसे आए हैं। जो भी आपके पास इंश्योरेंस कंपनी से पैसे आए हैं वो कुछ, क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ है इंश्योरेंस कंपनी से, तो ये लॉस नहीं हुआ आपका, ये तो आपके पैसे रिवर्स हो गए। तो आपने अपने पास अदर इनकम कम की हुई है, अदर इनकम आपकी 9 मिलियन से कम हुई है, तो इसको 9 मिलियन से आप रिवर्स करोगे, तो अब आप इसको रिवर्सल ऑफ लॉस बोलो या इसको आप एज अ इनकम रिकॉर्ड करो, एक ही बात है कि आपका जो लॉस हुआ था उसके पैसे इंश्योरेंस कंपनी ने आपको दे दिए। तो एक्चुअल में तो आपका लॉस नहीं हुआ ना, जब इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसे वापस कर दिए तो लॉस किस चीज का? और आपने अदर इनकम में 9 मिलियन का लॉस क्यों रिकॉर्ड किया? क्योंकि ये पैसे तो रिसीव हो गए थे, इसलिए मैं रिवर्सल ऑफ लॉस कर रहा हूँ। रिवर्सल ऑफ लॉस को मैं इनकम की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, प्रॉफिट में ऐड करूंगा इसको। ये बात समझ आ गई बच्ची? ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना हारिस के ये 100% ऑफ द अमाउंट है, 30% ऑफ द अमाउंट है, जितने परसेंट भी अमाउंट है। अगर ये लिख दिया जाता तो फिर मैं देख लेता, वो कहता कि जी 7 मिलियन का लॉस था, आपको 9 मिलियन रिकवर हो गए, तो इसका मतलब है मुझे 2 मिलियन की प्रॉफिट रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर वो उस तरह की बात बताई होती तो मैं करता, मुझे नहीं बताया तो मैं फिर 100% अमाउंट को एज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने 9 मिलियन का लॉस रिकॉर्ड किया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, जबकि इंश्योरेंस कंपनी मुझे ये पैसे वापस कर चुकी है। तो जब इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पैसे दे दिए तो मुझे 9 मिलियन का लॉस रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था, मैं इस लॉस को रिवर्स करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे एड बैक होगा लॉस। ये क्या लिखा जी, लॉस है किस चीज का? मशीन का।
और ये अमाउंट है 9 मिलियन। ये हमारे पास एड बैक हो जाएगी। ये बात समझ आ गई? यहां तक अगर क्वेश्चन में कोई इशू है तो बता दे मुझे। नहीं, अदर इनकम में आपने लॉस रिकॉर्ड किया हुआ है ना, तो लॉस तो आपको हुआ ही नहीं। लेट मी रीड इट अगेन। क्वेश्चन में कह रहा है कि अदर इनकम इंक्लूड्स कंप्राइज ऑफ अ लॉस ऑफ ₹9 मिलियन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंश्योरेंस क्लेम। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हुआ ही है, मैं यहाँ पे लिख के सॉल्व करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास एक डिस्पोजल अकाउंट है। इस डिस्पोजल अकाउंट के अंदर आपके पास यहाँ पे अकाउंटिंग लॉस हुआ 9 मिलियन। ठीक हो गया। अगर ये अकाउंटिंग लॉस है तो इसका मतलब है कि ये अकाउंटिंग लॉस आपको किस चीज के ऊपर हो रहा है? प्लांट एंड मशीनरी पे। ऐसे ही लिखा हुआ है ना। न्यू मशीनरी का आपके पास एक लॉस आ रहा है। अब ये जो बिजनेस का लॉस है आपके पास, न्यू मशीन के अगेंस्ट जो आपके पास लॉस आ रहा है, तो इसके अगेंस्ट हमें इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे रिसीव हो गए। तो हमारा लॉस नहीं है, हमने एक लॉस रिकॉर्ड किया था तो मैं ठीक कर रहा था इसको। आप 9 मिलियन को इसमें आप सिंपली ऐड बैक करोगे, इसमें और कुछ भी आपने नहीं करना। ये आपके पास लॉस था, वो आपने लॉस को रिवर्स कर दिया यहाँ पे, और इसमें मजीद कुछ रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब आप आ जाए इसके जो लास्ट पॉइंट है। वो लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। टैक्स डिप्रिसिएशन दी है, खैर टैक्स डिप्रिसिएशन है उसको आप यहाँ पे अपने पास लेस कर दोगे। मेरे पास क्वेश्चन दे रहा है टैक्स डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑन ऑल फिक्स एसेट अदर देन द इंपोर्टेड सेकंड हैंड मशीनरी। अच्छा, अब आपको याद होगा कि अगर क्वेश्चन में आपके पास लॉसेस दिए हुए हैं तो आप टैक्स डिप्रिसिएशन को कभी भी पहले लेस नहीं करोगे। आपके पास जब भी क्वेश्चन के अंदर लॉसेस दिए जाते हैं तो पहले आप लॉसेस को एडजस्ट करोगे करंट ईयर के, उसके बाद आप टैक्स डिप्रिसिएशन को एडजस्ट करोगे। क्योंकि आपको याद होगा कि टैक्स डिप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हम जब भी बिजनेस इनकम के अंदर लॉसेस होते हैं तो हम लोग पहले बिजनेस लॉस को एडजस्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारी डेप्रिसिएशन एब्जॉर्ब करने के काबिल है या नहीं है। तो क्वेश्चन के अंदर जो मेरे पास टैक्स डेप्रिसिएशन दी हुई है करंट ईयर की, उसको मैं बाद में देखूंगा। पहले मैं देखूंगा कि मेरे बिजनेस के लॉसेस है या नहीं है। तो मेरे पास बिजनेस के, जी अगर मेरे पास इंश्योरेंस क्लेम के बाद 2 मिलियन का लॉस होता तो फिर हम क्या काम करते हैं, फिर हम 2 मिलियन के जो लॉस है उसको हम एडजस्टमेंट करते हैं उसकी। तो हम कहते हैं जो एक्चुअल लॉस है वो 2 मिलियन का है, बाकी तो पैसे हमें रिसीव हो गए। तो हमें, अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा का पूरा 9 मिलियन का रिकॉर्ड किया होता जबकि इंश्योरेंस कंपनी से 7 मिलियन मिल गए हैं, तो हम 9 मिलियन को एडजस्ट करके 2 मिलियन की बात कर रहे होते कि 2 मिलियन का हमारे पास लॉस है, तो हम 9 मिलियन को वापस ऐड बैक करके 2 मिलियन अपने पास उसको इनकम रिकॉर्ड करते, तो नेट 7 मिलियन का इफेक्ट यहाँ पे बिजनेस में रिकॉर्ड हो रहा होता। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मेरे पास जो इनकम फ्रॉम बिजनेस आएगी बिफोर डेप्रिसिएशन, यहाँ पे हम लोग एक कैलकुलेट करेंगे। ये आएगी मेरे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस, और ये जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है ये बिफोर टैक्स डेप्रिसिएशन है। जल्दी से जी मुझे बताएं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर टैक्स डेप्रिसिएशन आपके पास कितनी आ रही है? इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर टैक्स डेप्रिसिएशन। ये एडजस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी सॉल्व करके बताता हूँ कि आपने टैक्स को कैसे एडजस्ट करना है। ये फिगर मुझे बता दें। ओ, हमने एक एडजस्टमेंट मिस की हुई है, सॉरी। वो फॉरेन एक्सचेंज एडजस्टमेंट मिस हुई थी। अ फॉरेन एक्सचेंज लॉस ऑफ 15.8 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट पेबल, द लायबिलिटी अरोज ऑन 1 जनवरी फ्रॉम द इंपोर्ट ऑफ अ सेकंड हैंड प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ 400। ये लायबिलिटी क्यों रह गई थी कि हमने एक प्लांट लिया था और ये हमने कतर से लिया था, कतरी रियाल में हमने लिया था। और एज पर द एग्रीमेंट द पेमेंट वुड बी मेड ऑन 1 जनवरी 2024। रेलिवेंट एक्सचेंज रेट आर एज फॉलोज।
तो अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे कोई गेन या लॉस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। उसने ये जो आपको एक्सचेंज रेट्स दे दिए हैं, ये उसने कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, क्योंकि पेमेंट हमारे पास अगले साल जाके हो रही है, पेमेंट अभी नहीं हो रही। जब एक्चुअल पेमेंट होगी, डिफरेंस ऑफ गेन या लॉस आएगा, उसको अब तब देखेंगे। अभी का जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस है वो 15.8 मिलियन का दिया हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज लॉस था। इसको आपने एडजस्ट करना है, इसको आपने अपने पास अकाउंट फॉर नहीं किया हुआ, सॉरी। हाँ, मुझे बताओ कि जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस है उस एसेट से रिलेटेड, इसको हम क्या करेंगे? क्या ये बिजनेस का एक्सपेंस है, जैसे हम एसेट की कॉस्ट में एडजस्ट करना चाहिए? जल्दी से मुझे बता दो, फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस को हमें क्या करना चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस, ये कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट है। जब कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट है तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस इंक्लूड फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस दिया हुआ है 15.8 का। हम इसको क्या काम करेंगे, इसको भी हम ऐड बैक करेंगे फॉरेन एक्सचेंज लॉस। तो इसको आप अपने प्रॉफिट में ऐड बैक करोगे, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ एसेट में एडजस्ट होता है। IS 21 अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसका, रिपोर्टिंग 2 में पढ़ोगे। उसमें डिफरेंट रूल्स दिए हैं, कभी वो एसेट के अगेंस्ट एडजस्ट करता है, कभी रिवोल्यूशन सरप्लस के अगेंस्ट एडजस्टमेंट होती है, कभी इसको प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ चीजें लेके जा रहे होते हैं, तो उसके रूल्स डिफरेंट है। टैक्स वाले कहते हैं कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज का डिफरेंस आएगा वो कॉस्ट ऑफ एसेट के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, तो इसलिए मैंने इसको ऐड बैक कर दिया, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। अब मुझे आप बताएं, इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर टैक्स डिप्रिसिएशन की वैल्यू क्या आ रही है? इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर टैक्स डिप्रिसिएशन, मुझे इसकी वैल्यू बता दें जल्दी से। इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर टैक्स डिप्रिसिएशन, ये सब प्लस माइनस करके वैल्यू बता दो। 3848 वैल्यू आ रही है आपके पास। ये वैल्यू आ रही है जी, दोबारा से कैलकुलेट कर लो, दोबारा से क्रॉस चेक कर लो वैल्यू को। 3848, ज्यादा होंगे, 3848 आ रही है। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास, क्वेश्चन के अंदर अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे आपको लोकल लॉस फ्रॉम बिजनेस रिलेटिंग टू टैक्स ईयर 2021, 2021 का लॉस है 51 का। लॉस फ्रॉम द स्पेकुलेशन बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस का 2022 का लॉस अगले साल की सिर्फ स्पेकुलेशन इनकम के गैस एडजस्ट हो सकता है, किसी और के गैस एडजस्ट नहीं हो सकता। तो 52 मिलियन का जो लॉस है वो, और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है 168 की, जो पिछली चलती आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग पहले लॉस को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद करंट ईयर की डेप्रिसिएशन को एडजस्टमेंट करेंगे, फिर कोई पिछले साल की अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसको एडजस्ट करेंगे अगर वो हो सकती है तो। अच्छा जी, यहाँ पे मैं सबसे पहले लेस कर दूंगा ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 2022 का। ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है जी 2022 का, ये हमारा कितना है जी? ये है मेरे पास 52 मिलियन का। ऑब्वियसली बात है, ये अमाउंट मेरे पास अभी भी, मुझे लगता है, 1 2 3 4 5, अच्छा सॉरी, मैंने एक जीरो कम लिखा हुआ है। ये 384 है। ये फिगर है। तो 384 में से 52 माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब है 384 मिलियन है। इसमें से 52 मिलियन माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब है इसके अंदर से अब आप टैक्स डेप्रिसिएशन भी माइनस कर सकते हो। तो आप इसमें से लेस करोगे टैक्स डेप्रिसिएशन, ये आपके पास हमेशा करंट ईयर की पहले माइनस होगी। और करंट ईयर की 200 कितनी थी डेप्रिसिएशन? 214 मिलियन की करंट ईयर की टैक्स डेप्रिसिएशन है, तो ये 214 की टैक्स डेप्रिसिएशन आपको सारी की सारी अलाउ होती है। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट कितना बचता है इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर? मुझे बताओ कि इनकम फ्रॉम बिजनेस का अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है आपके पास?
82.8 मिलियन। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन में एक इशू ये आया था कि इस क्वेश्चन में आपके पास यहाँ से एक और डिप्रिसिएशन माइनस होगी, वो होगी टैक्स डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। ये वो प्लांट था जो आपने कतर से एक्वायर किया था, जिसके ऊपर आपको फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो रहा था। तो आपने जल्दी से मुझे इस प्लांट की वैल्यू कैलकुलेट करके दो, और इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, क्योंकि जो भी इस प्लांट की डेप्रिसिएशन है वो भी इसमें से लेस होगी। उसके बाद जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पिछले सालों की चलती आ रही है, उसका सिर्फ 50% आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपको याद हो कि अगर आपके पास 10 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू है, तो आप अपनी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो पिछले सालों की है उसका सिर्फ 50% क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने दो काम करने थे। यहाँ पे एक तो आपने करंट ईयर की जो डेप्रिसिएशन है प्लांट की, ये लेस करनी थी, और इसके बाद आपने यहाँ से कोर वैल्यू लेस करोगे तो 50% ऑफ प्रीवियस अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हमने दो रूल पढ़े थे डिप्रिसिएशन के चैप्टर के अंदर। पहली तो बात है कि इसमें जो टैक्स डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट है, वो उसके ऊपर हमने डिप्रिसिएशन अभी तक कैलकुलेट नहीं की हुई, उसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, वो मेरी करंट ईयर की टैक्स डिप्रिसिएशन में शामिल होनी चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने मुझे बता दिया था कि ये जो टैक्स डिप्रिसिएशन है ऑन ऑल फिक्स एसेट अदर देन इंपोर्टेड सेकेंड हैंड प्लांट, 214 मिलियन की टैक्स डिप्रिसिएशन है, वो प्लांट के अलावा वाली डिप्रिसिएशन है। तो मुझे प्लांट के ऊपर भी डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है, करंट ईयर की डिप्रिसिएशन की तरह लेस होगी। उसको लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट में से आप वो अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन माइनस करोगे जो 50% बनती होगी पिछले सालों की। 50% क्यों बनती होगी? अगर आपको बुक के अंदर वो पॉइंट याद है कि अगर आपकी 10 मिलियन से ज्यादा की आपके पास रेवेन्यू है, 10 मिलियन है या 100 मिलियन है, वो आप फिगर देख लो, मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा, तो आप 50% ऑफ द अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो किसी भी साल में, उससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। मुझे प्लांट की जल्दी से आप बताओ वैल्यू क्या आएगी। प्लांट आपने कब लिया था जी? प्लांट हमने लिया था यकम जनवरी 2022 को। मैं यहाँ पे प्लांट की कॉस्ट कैलकुलेट करने जा रहा हूँ जी। यहाँ पे जल्दी से कॉस्ट ऑफ प्लांट, ये आपने प्लांट लिया था 1 जनवरी 2022 को, 4,000 कतरी रियाल थे। और उस तारीख का जो रेट है वो कितना दिया हुआ जी? उस यकम जनवरी 2022 को आपके पास पर कितना था? 45। तो जल्दी से मुझे बताओ कि ये वैल्यू कितनी आ रही है जी? अगर 10 मिलियन से कम रेवेन्यू हो तो आप सारी की सारी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। बच्चे क्वेश्चन में उस्मान ये तो लिख के बता दिया है कि जो बाकी एसेट्स है उनकी टैक्स डिप्रिसिएशन ये है। ये तो उसने क्वेश्चन में खुद बता दिया कि बाकी जो एसेट्स हैं उनकी डिप्रिसिएशन ये है। हमने जो इंपोर्टेड सेकेंड हैंड प्लांट था उसके ऊपर हमने कैलकुलेटिंग की। ये तो उसने खुद बता दिया ना। अच्छा जी, ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये आ रही है 18 लाख रुपए। अच्छा, अब ये अगर 18 लाख रुपए है, तो यहाँ पे अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमने क्वेश्चन के अंदर क्या काम किया था? हमने क्वेश्चन के अंदर 30 जून 2022 का फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस उसको एडजस्ट करना था, जो आपके पास ईयर एंड का फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस आता है। तो मेरे पास यहाँ पे इसमें से लेस करूंगा, फॉरेन एक्सचेंज गेन आ रहा है, लॉस आ रहा है, मेरे पास वैल्यू कम हो रही है ज्यादा हो रही है? कम हो रही है। 18 मिलियन है। अच्छा, एक जीरो फालतू डाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर मेरे पास यहाँ से लेस होगा फॉरेन एक्सचेंज लॉस। कितना लॉस होगा जी फॉरेन एक्सचेंज का? 400 × 45 - 40, क्योंकि आपके पास डिवैल्यू हुआ था, वैल्यू कम हो गई थी। तो आपने अभी हमने डिस्कस किया कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस होता है वो एसेट की कॉस्ट के अगेंस्ट एडजस्ट होता है। तो यहाँ से आप मुझे इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ रही है जी? जल्दी से इसको एडजस्ट करके बताओ। ये वैल्यू कितनी बन रही है? क्योंकि आपके पास जब साल एंड हुआ था, तो इस साल के एंड होने के ऊपर आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज था उसकी वैल्यू में कमी आ गई थी। जो पिछले साल की बात करूं, जो पिछले साल का रिकॉर्ड हो चुका था, उसकी बात हो रही है। ये 2 मिलियन का बनता है।
तो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 30 जून 2022 को द कैरिंग वैल्यू ऑफ द प्लांट वाज, कितनी थी प्लांट की कैरिंग वैल्यू? 16 मिलियन। इसके ऊपर, या इसको मैं अज्यूम करूंगा ये इसकी प्लांट की कॉस्ट थी। तो पिछले साल 30 जून 2016 को मुझे इसमें से क्या मिला होगा? इनिशियल अलाउंस। ये पिछले साल की बात हो रही है, क्योंकि एसेट हमने कब खरीदा था? एसेट हमने खरीदा था 1 जनवरी 2022 को। तो यहाँ पे इनिशियल अलाउंस मैंने चार्ज किया होगा 25% ऑफ 16 मिलियन। जल्दी से बताओ, 25% ऑफ 16 का 4 मिलियन बनता है। ये मैंने लेस किया होगा। ये जब लेस किया होगा तो मेरे पास यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू आई होगी 2022 की बिफोर डिप्रिसिएशन। तो वो आई होगी मेरे पास 12 मिलियन की। इस 12 मिलियन की वैल्यू के ऊपर मैंने यहाँ पे सबसे पहले चार्ज की होगी टैक्स डेप्रिसिएशन एट 15%। और ये चार्ज की होगी मेरे पास 30 जून 2022 को। अब मुझे बताओ कि ये डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई है? 1.8 मिलियन। अच्छा, ये था लाख रुपए। तो मेरे पास अब रिटर्न डाउन वैल्यू 1 जुलाई 2022 इस साल के शुरू की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी होगी? तो जल्दी से बताइए जी, इस साल के शुरू की रिटर्न डाउन वैल्यू। 12 में से 1.8 माइनस करता हूं तो ये आएगी 10.2 मिलियन। ये है इस साल के शुरू की। और इस साल भी फॉरेन एक्सचेंज लॉस हुआ था, और आपने खुद अभी हमने आइडेंटिफाई किया कि जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस है वो एसेट की कॉस्ट के अगेंस्ट एडजस्ट होता है। तो इस साल का जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस है वो यहां से मैं पहले से रिवर्स कर दूंगा। तो यहां से लेस करूंगा फॉरेन एक्सचेंज लॉस 15.8 मिलियन। अब ये वैल्यू कम हुई थी, ज्यादा हुई थी? अच्छा सॉरी, वैल्यू तो बढ़ गई थी, सॉरी वैल्यू बढ़ी थी। ये लेस नहीं होगा, ये ऐड होगा। वैल्यू बढ़ गई थी। तो ये जब ऐड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? मेरे पास यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यूज की टोटल बताओ, 15 और 10, 25 और 26, 26 मिलियन की रिटर्न डाउन वैल्यू आ चुकी है। और इसके ऊपर अब टैक्स डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, और ये चार्ज होगी 30 जून 2023 की एट द रेट ऑफ 15%। मुझे इसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू बता दें कितनी आ रही है? 3.9 मिलियन। ये वैल्यू मेरे पास इंपॉर्टेंट थी। 3.9 मिलियन की मेरे पास डेप्रिसिएशन थी, और ये डेप्रिसिएशन थी जो मुझे करंट ईयर में क्लेम करनी थी। तो बाकी इस क्वेश्चन के अंदर ये एक ट्रिकी पार्ट था, और पेपर के अंदर स्टूडेंट इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, उसको सॉल्व नहीं करते हैं। और इसकी वजह से उनके दो से एटलीस्ट 2 मार्क्स इसके ऊपर डिडक्ट होंगे उनके, क्योंकि यहाँ पे अब आपके पास एक और डेप्रिसिएशन भी माइनस होगी। इसको बल्कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ कि टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर प्लस प्लान। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 214 प्लस 3.9 मिलियन। तो मुझे बता दो कि टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? बच्चे वो वैल्यू बढ़ गई आपकी ना। आपका जो पहले कतरी रियाल था वो 40 रुपए था, 40 रुपए से बढ़ के 79.5 हो गया है। तो 79.5 देखो, जब 45 से 40 पे गया था तो मैंने लेस किया था। 45 से जब 40 पे गया था तो मैंने इसको लेस किया था। तो जब 40 से 79.5 पे चला गया तो लेस करूंगा या ऐड करूंगा? तो ऑब्वियसली बात है, इसको आपने ऐड करना है। तो 217.9 यहाँ पे मैं इकट्ठा करके लिख देता हूँ, ये 217.9 मिलियन है। अब मुझे बताओ कि अब आपके पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है? ये बच्चे मैं भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। मुझे रिमेनिंग प्रॉफिट बता दे कितना आ रहा है? 84, 480, 800 माइनस 52 मिलियन माइनस 217.9 मिलियन। मुझे रिमेनिंग प्रॉफिट बता दे। ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन कंप्लीट है जी, रिमेनिंग प्रॉफिट बता दे।
ये आ रहा है जी आपके पास 114900 अब इसमें से क्या होगा, इसमें से आप लेस करोगे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो पिछले सालों की थी। और पिछले सालों की जल्दी से बताओ कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितनी दी हुई है, वो 168 की दी हुई थी। अब मुझे बताओ कि अब आपके पास ये कितनी माइनस हो सकती है। अब या तो आपके पास 168 की एब्जॉर्ब क्लेम होगा, या फिर 50% ऑफ प्रॉफिट। तो मेरे पास 50% ऑफ द जो प्रॉफिट है वो क्लेम हो सकता है। तो 168 क्लेम होना था, या फिर प्रॉफिट का 50% आप क्लेम कर सकते हो, इससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन का रूल क्या था, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन की अमाउंट, या अगर आपका 100 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू है तो 50% ऑफ द रिमेनिंग प्रॉफिट तक आप अमोर्टाइजेशन क्लेम कर सकते, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, उससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। तो 50% ऑफ द प्रॉफिट है। ये नहीं बच्चे, इसमें लोअर का कंसेप्ट है। देखो मैंने आपको वैसे एक जनरल रूल बताया हुआ है कि जब भी आप एग्जाम्पशंस क्लेम करते हो तो वहां पे आपके पास लोअर ऑफ का कंसेप्ट होता है, तो ये लोअर ऑफ होगा 168 और 50% ऑफ द प्रॉफिट जो भी आपके पास लोअर है। तो लोअर बताओ क्या बन रहा है, लोअर बन रहा है मेरे पास 114 का 50%। तो 140 का 50% कितनी अमाउंट आ जाएगी मेरे पास, 114.9 का 50%, 5745.4500। तो अब मेरे पास ये आ जाएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस। बताओ जो जी वैल्यू कितनी आ रही है इनकम फ्रॉम बिजनेस की फाइनली, इनकम फ्रॉम बिजनेस की वैल्यू बता दो। नहीं बच्चे, 50% ऑफ द रेवेन्यू नहीं है, 50% ऑफ द प्रॉफिट है। जो भी आपका रिमेनिंग प्रॉफिट है उसका 50% और एक्चुअल अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन है उसका वैल्यू विच एवरेज लोअर। तो 57,450,000 ठीक हो गया। ये आ गया आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसमें आपके पास कुछ कैपिटल गेन के ऊपर बात की गई है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कैपिटल लॉसेस ऑन सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, 2019 का 8 का है, 2020 का 6 का है। तो मुझे बताओ कि जो कैपिटल एसेट्स हैं लिस्टेड कंपनी के उसमें 2019 का 8 और 2020 का 6। तो अभी हमारा टैक्स ईयर 2023 चल रहा है। मुझे बताओ कि जो कैपिटल लॉस था वो कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, जल्दी से बताओ। जो कैपिटल लॉस जिस साल में एडजस्ट नहीं हो सका वो कितने सालों में आपके पास एडजस्ट हो सकता है, 6 साल है या 3 साल का टाइम था। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स की बात कर रहा हूँ, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स 3 साल है या 6 साल है, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स की बात हो रही है। 37A 3 है। बाकी जो नॉर्मल बिजनेस के लॉसेज हैं जैसे अनलिस्टेड कंपनी का लॉस है, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, वो 6 साल है। लिस्टेड कंपनी के जो लॉसेज थे, जो सेक्शन 37A के लॉसेज थे, उनका जो कैरी फॉरवर्ड का टाइम था वो 3 साल था। ये चीजें आपके भी फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए थी। तो 3 साल का क्लेम हो सकता है। तो 2019 का जो लॉस था वो 20 में क्लेम हो सकता था, 21 में क्लेम हो सकता था, 22 में क्लेम हो सकता था। तो जो 2019 का 8 मिलियन का लॉस दिया हुआ है वो आपका इस साल क्लेम नहीं हो सकता। ये आप टैक्स ईयर 2023 में, क्योंकि 19 का लॉस 20 में, 21 में, 22 में क्लेम होता, अभी टैक्स ईयर 2023 चल रहा है। तो जो 8 मिलियन का लॉस है वो क्लेम नहीं हो सकता। तो फिर ये जो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं आपके पास, इसमें से आप माइनस कर सकते हो सिर्फ 6 का लॉस। तो यहां से आप 6 का लॉस लेस करोगे, अब जो आपके पास रिमेनिंग है वो आपके पास आ जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ये 14 की वैल्यू आएगी और बाकी 8 + 12, टोटल मुझे वैल्यू बता दो कितनी आ रही है जी, 12, 8, 20 और
14, 34, 34 नहीं बनती, 34 बनती है आई गेस, 34। अब आपके पास ये आ जाएगी टोटल इनकम, 34 मिलियन प्लस 57,450। टोटल इनकम बता दें मुझे। जो मेरे पास टोटल प्रॉफिट आ रहा है वो है 91,450 का, 91,450 मिलियन। इसमें से आप लेस कर दोगे अपने पास कौन सी, 8 मिलियन की अमाउंट, और दूसरी अमाउंट आएगी 14 मिलियन की। अब आपके पास आ जाएगा टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर, जो भी वैल्यू आ रही है ये आपने उन्हें कैलकुलेट कर लेनी है। और आगे सिंपल आपने इसके ऊपर एक सोल्व बेटर है, नॉट फॉर प्रॉफिट, ये जो आपके पास नॉन साइडलेस लैब्स है वो वाला टैक्स रेट चार्ज हो जाएगा। तो ये आपके पास आगे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो लेंथी पार्ट था हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर, वो एक तो था आपके पास कॉस्ट ऑफ प्लांट वाला। ये आपके पास एक टेक्निकल पार्ट था, इसमें कॉस्ट ऑफ प्लांट कैलकुलेट करना था। और इस कॉस्ट ऑफ प्लांट में आपने हर साल के हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस को और फॉरेन एक्सचेंज गेन को आपने एडजस्ट करना था। तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस और फॉरेन एक्सचेंज गेन है, उसकी आपने एडजस्टमेंट करनी थी। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन वगैरह हैं, इश्यूज हैं, तो मुझे बताओ, मैं इसको एड्रेस करता हूँ। आई गेस मैं पास ये दो अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए बिजनेस के अंदर। इस वीक के अंदर आप लोगों का काम ये है कि इस वीक के अंदर आपने इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। टाइम बचे, अदर सोर्स और फिर कैपिटल गेन, इनको भी आप देख लो। आपके पास न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस चैप्टर्स याद होने चाहिए इस वीक के अंदर। जो नेक्स्ट मंडे और ट्यूसडे की क्लास है उसके अंदर हमारा पहला फोकस होगा सेल टैक्स के ऊपर। सेल टैक्स के न्यूमेरिकल्स पहले दिन करेंगे, दूसरे दिन हम सेल टैक्स की थ्योरी, बाकी बिजनेस की थ्योरी करेंगे। और लास्ट वाले जो 2 दिन है उसमें जो टॉपिक आप कहोगे, जो क्वेश्चंस आप लोग कहोगे वो मैं सॉल्व कर दूंगा। तो आपने कोशिश करनी है कि इस वीक का जो आपका टारगेट है वो है इनकम टैक्स में सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, बिजनेस, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करने हैं। बाकी साथ साथ अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वगैरह हैं, चैप्टर नंबर जो 1 था बेसिक वाला जिसमें टैक्स ईयर, रेजिडेंशियल स्टेटस, एग्जैम्प्ट इनकम है, उसको आप लोग देख लो। ये चैप्टर्स तैयार करो। कोई इश्यूज है आप लोग साथ साथ पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर किसी का कोई कंसर्न है, कोई इश्यूज है तो आप लोग पूछो। ये बेटा मैं कोशिश करूंगा कि ये लेक्चर जो है ना मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड भी कर दूंगा, इनकेस अगर किसी का मिस हो गया तो। बाकी डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। मिनिमम टैक्स के बच्चे हमने कंसेप्ट देखा था। मिनिमम टैक्स ये होता है कि आपके पास जो भी इंडिविजुअल है या एओपी है उसकी एक लिमिट थी, 100 मिलियन की आई गेस लिमिट है। उससे ज्यादा का अगर उसका रेवेन्यू था तो उसने एक मिनिमम टैक्स पे करना होता है। वो 1.25% ऑफ द रेवेन्यू से आपका टैक्स कम से कम उतना पे होना चाहिए। तो उसमें आपने सिंपल ये काम करना होता है कि टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद आपने एक और कैलकुलेशन करनी है। और जो भी सेल्स है, रेवेन्यू, सेल्स की जो फिगर है, नॉट प्रॉफिट, रेवेन्यू की फिगर जो आपके पास है, उसका आपने 1.25% निकालना है। अगर ये आपके करंट टैक्स जो आपने भी निकाला है उससे वो फिगर कम है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपको कोई एडिशनल कैलकुलेशन नहीं करनी। लेकिन अगर आपके पास जो आपने टैक्स निकाला इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके, और उसको निकालने के बाद जब आपने रेवेन्यू या सेल्स का 1.25% लिया और वो फिगर ज्यादा थी, तो अब आप टैक्स लायबिलिटी में वो वाली फिगर लिखोगे कि कम से कम 1.25% ऑफ द रेवेन्यू मिनिमम कंपनी ने टैक्स पे करना है। ये कंसेप्ट है। उसमें सिर्फ एक लास्ट पॉइंट एक आप ऐड करते हो। फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉसेस के अंदर अगर हम बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉसेस में हमने सिंपल सी बात पढ़ी है कि टैक्स अथॉरिटीज कहते हैं
अकाउंटिंग में हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट कर रहे होते हैं, वो अकाउंटिंग है, IS 21 है, FR 2 में जाके पढ़ोगे। क्वेश्चन में सिंपल बताया हुआ है, एक्सपेंसेस इंक्लूड फॉरेन लॉस, तो हमने इसका मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस में उसको हमने एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया हुआ है। टैक्स वाले कहते हैं कि जब भी आपके पास फॉरेन गेन या लॉस होगा, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के ऊपर गेन या लॉस होगा, वो एसेट की कॉस्ट से प्लस माइनस होगा। अगर आपके पास डाउनवर्ड वैल्यू आ रही है, करेंसी डिवैल्यू हो गई है, फॉरेन एक्सचेंज का लॉस आ रहा है, तो वो आप एसेट की कॉस्ट में से या रिटर्न ऑन वैल्यू में से लेस करोगे। और अगर आपके पास फिर वैल्यू एक्सचेंज गेन आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर 40 रियाल से वैल्यू बढ़ के 79.5 रियाल हो गई थी, तो उस केस के अंदर आपके पास क्या हो रहा है कि वहां पे आप एसेट की कॉस्ट में ही उसको एडजस्ट करोगे, तो प्लस या माइनस जो भी होगा वो एसेट की रिटर्न ऑन वैल्यू में आपके पास एडजस्टमेंट हो रही होगी, और ये बिफोर करंट ईयर डेप्रिसिएशन आप एडजस्टमेंट किया करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक क्लियर हो गया? चले जी, आप लोग अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें अपने पास। खुदा हाफिज।